बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपके बीए आपके फर्स्ट सेमेस्टर आपके शिक्षा शास्त्र यानी जो है एजुकेशन के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। जितने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज मैं लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन इससे बाहर आपको ये भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने को, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हुआ हूँ, इतने आप तैयार कर लो, पेपर अपना देने आप चले जाइएगा। कोई भी सीरीज कोई भी बुक आपको बिल्कुल भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व होने वाला है और आप इन्हीं जो है सभी प्रश्नों को आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। ये आपके जो एजुकेशन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मैंने जो आपके सभी सब्जेक्ट का जो है मैंने मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, सभी सब्जेक्ट का, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। सभी जाकर आप जरूर वॉच कीजिएगा। इसकी मैंने जो प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, आपको प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और साथ में इसमें आपको एक पेपर आपको पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं आपका एमसीक्यू का पेपर आपका होता है, ठीक है। वैसे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो 3 आपके सब्जेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से, एक आपका माइनर का सब्जेक्ट होता है आपका 4 हो जाते हैं, एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है जो आपका एमसीक्यू का होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर आपके 5 आपके सब्जेक्ट मेरे हिसाब से बनते हैं। सभी का मैंने जो है आपके जो पेपर आपका एमसीक्यू वाला जो होता है कंपलसरी वाला, ठीक है, को करिको कोर्स के तहत जो आपका होता है उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। आप जाकर उसको भी वॉच कीजिएगा। सारी आपको जो है प्ले लिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारे मैंने पिन कर दिया है, आप जाकर सभी क्लासें जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम जो है आज के क्लास के माध्यम से जो है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के जो है टॉप में है सभी पर्सन ऑल सिलेबस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं इस समय पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आपका एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पेपर के हम नेम की बात कर ले तो इसमें पेपर का नाम आपका है कंसेप्चुअल आपका फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, आपका पेपर का टाइटल है, ठीक है। वैसे तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी में सेम ही पेपर है, लगता है सेम ही सभी का सिलेबस है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका यूपी से दे आप हैं सेम सिलेबस लगता है, ठीक है। तो आपके भी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेपर के हम नेम की बात करें तो पेपर का आपको नाम देख लीजिएगा, कंसेप्चुअल आपका पेपर का नाम है। क्या नाम भैया? कंसेप्चुअल। पेपर के यहाँ से मैं आपको नाम लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पेपर का नाम आपको देख लीजिएगा, यदि सेम पेपर लगता है, ठीक है, तो रट लो भी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल आपका फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेम आपका वर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आपका जो है पेपर का आपका नाम है, ठीक है। आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है, तो रट लो भैया, इससे बाहर कोई भी नहीं मिलेगा। यदि कुछ हम विश्वविद्यालय की बात कर ले तो माँ सकमोरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर आपका हो गया, ठीक है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आपका अलीगढ़ हो गया, ठीक है। और आपका जो है MGQP आपकी होगी वाराणसी यूनिवर्सिटी, और आपका ये रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, आपका MJPRU आपका बरेली यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। बहुत सारे विश्वविद्यालय RMLU हो गया आपका, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। इन सभी विश्वविद्यालय आपके लिखित की परीक्षा कराई जाती है। सभी का सिलेबस सेम है, यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सेम ही सिलेबस है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आज की हमारी क्लास, ठीक है। चलेगा, सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न आप देखिएगा कि विद्या से क्या अभिप्राय। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो विद्या क्या है, विद्या से क्या अभिप्राय भैया, ठीक है। तो हम विद्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विद्या क्या है भैया, मान लो आप जो है आप लोग एजुकेशन है जो है शिक्षा आप जो है ग्रहण करते हो, तो पहले जमाने में क्या था, जो बालक होते थे, ठीक है, तो अपने गुरु के पास जो है विद्या लेने जाते थे, ठीक है। तो विद्या क्या होता था, पहले की जो है विद्या कहा जाता था, जो आप जो पढ़ने जाते थे, आप जो है शिक्षा इसको कहते हैं। भाई इतना अंतर है, थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में। तो विद्या क्या है भैया, प्राचीन काल में जो है ये शिक्षा शब्द के स्थान पर जो है विद्या शब्द का जो है प्रयोग होता था। तो ये क्या है भैया, प्राचीन काल जो पहले जो विद्या पढ़ाई जाती थी, ठीक है, तो पहले जो है शिक्षा के स्थान पर जो है विद्या का शब्द का जो है प्रचलन था, ठीक है। और ये जो है विद्या अथवा जो है ज्ञान शब्द का जो है प्रचलन था। पहले विद्या फिर इसको ज्ञान कहते थे कि शिष्य जो है अपने गुरु के पास ज्ञान जो है ग्रहण करने गया है। तो इस तरह के जो है पहले एजुकेशन या शिक्षा के स्थान पर जो है विद्या शब्द और जो है कह सकते हो और ज्ञान शब्द जो है प्रयुक्त होता था, ठीक है। और समस्त जो है प्राचीन ग्रंथ जो हमें यही बताते हैं कि विद्या शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है, ठीक है, संस्कृत के जो है विद धातु से हुई है। तो विद धातु का मतलब क्या होता है भैया, तो विद्या का अर्थ होता है, ठीक है, कि विद्वान होना या फिर और जो है ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ होता है, ठीक है, और यह ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित था, ठीक है। तो ये जो ज्ञान होता है ये अनुभव पर आधारित होता है आपका, ठीक है।
इतना आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, शिक्षा की परिभाषा दीजिए और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर कह सकते हो जो उच्चतम जो शिक्षा होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो मेरा देख के जाइएगा अपना पेपर देने, बात का आइएगा। यदि कितने क्वेश्चन फंसे एक बार जरूर कमेंट मारिएगा, ठीक है। चलेगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन की गारंटी बिल्कुल फंसेगा और पहले वाला भी क्वेश्चन फंसेगा। तो एजुकेशन भैया क्या होता है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा जो होता है भैया ये जो है एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति का विकास करती है। शिक्षा क्या भैया, ये व्यक्ति का विकास करती है। विकास से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के जैसे अनुभव हो गए, उसके यानी उसके अनुभव हो गए, ठीक, उसके व्यवहार हो गए कि किस व्यक्ति से अपने बड़े से कैसे बात करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें जो है शिक्षा जो है कह सकते हो हमें विकास करती है। इन सब चीज़ों के बारे में, हमें आगे बढ़ने के बारे में, ठीक है, कुछ नया करने को, देश को की प्रगति में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें जो है कह सकते हो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो इतना आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में शिक्षा जो ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा जो है विकास का तात्पर्य होता है जो आपके अनुभव होते हैं और आपके जो व्यवहार होते हैं, जो आपके बिहेवियर होते हैं, इसमें संशोधन होता है। क्योंकि बच्चा जो है, जो विद्यार्थी या फिर कह सकते हो जो जिन्होंने जो है कह सकते हो शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, ठीक है, तो उनका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा, बात करने का तरीका हो सकता है गाली में बात करें आपसे, तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर अलग रहेगा। यह बात आपको देखने को अधिकतर मिलते होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट शिक्षित होते हैं तो उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये जो है शिक्षा जो है विकास को तो बढ़ावा देती है, ठीक है। और साथ में ये जो है आपके जो अनुभव हैं, जो आपके व्यवहार हैं, उसमें जो है संशोधन भी करता है कि किस व्यक्ति से कैसी बात करना चाहिए। तो ये सब कुछ भी का भी जो है संशोधन करती है। और यहाँ से जो है स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी जो है परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो है सन्निहित आपका पूर्णता का जो है प्रदर्शन है। आप इतनी परिभाषा भी कह सकते हो, शिक्षा जो है, ठीक है, ये अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, उसमें जो सुधार किया जाता है, यही आपकी जो है शिक्षा कहलाती है। अब इतनी डिफिनेशन आपको जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर आपको जो है यहाँ तक इसकी परिभाषा रट लो, पर इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलो अगला देखो, चलो इसको छोड़ दीजिएगा, चलिएगा अगला देखिएगा। थोड़ी ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। देखो गुरु की अवधारणा क्या है, तो गुरु शब्द, ठीक है, पहले इस समय क्या है कि आप जो शिक्षा आप ग्रहण करने जाते हो, ठीक है, अब स्कूल वगैरह में, ठीक है, कॉलेज में जाते हो, तो अब गुरु शब्द नहीं यूज होता, क्योंकि गुरु जो है पहले शब्द यूज होता था। अब जो है टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। उसी प्रकार पहले जो ज़माने में जो था ये गुरु शब्द ही प्रचलित था, क्योंकि गुरु पहले जो था गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थी जाते थे, ठीक है, गुरुकुल था, फिर जो है आश्रम वगैरह थे। तो पहले जो था गुरु शब्द जो है प्रचलित था, ठीक है। अब इस समय जो है अध्यापक शब्द प्रचलित है, टीचर शब्द प्रचलित है, बस इतना ही अंतर है। चलेगा, हम समझेंगे इसके बारे में भी। तो प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था जो है आपके गुरु ग्रहों और जो है गुरुकुल में होती थी। तो पहले की जो शिक्षा थी प्राचीन जो थी, ठीक है, तो प्राचीन जो शिक्षा थी ये क्या थी भैया, गुरुकुल में होती थी, ठीक है। और ये जो गुरुकुल होते थे, ये जो है इसमें जो है गुरुकुल गुरु के से जो है प्रचलित कह सकते हो, नाम प्रचलित है ये, ठीक है। और इस समय जो है गुरु को जो है समाज में महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त है और वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जो है मानव जीवन को जो है मार्गदर्शन करने वाले जो है गुरु ही माने जाते हैं। और जो है शिष्य जो है, शिष्य की सभी आवश्यकताओं द्वारा जो है गुरु द्वारा जो है पूरी की जाती हैं। शिष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं थी वो गुरु द्वारा ही पूर्त की जाती थी। और गुरु शिष्य को जो है कह सकते हो प्रत्येक जो है प्रकार का संरक्षण भी देता था। और शिष्य का जो है रहन सहन, वस्त्र, भोजन, सुरक्षा उसकी और चिकित्सा जो है भरण पोषण आदि का जो है पूर्ण उत्तरदायित्व भी जो है गुरु ही करता था, गुरु ही था। और इस उत्तरदायित्व का निर्वाह जो है गुरु बड़ी ही उदारता तत्परता से जो है करता था। आवश्यकता पड़ने पर जो है गुरु शिष्य के जो है रोग होने पर जो है उसकी वैसी ही जो है सेवा करता था जैसे जो है पिता अपने जो है पुत्र की जो है करता है। और इस प्रेम और जो है सौंदर्य को जो है पाकर जो है बालक अपने घर को ही जो है भूल जाते थे। और ये जो है शिष्य सारी जो है आयु जो है, ये जो शिष्य सारी आयु गुरु ग्रह में रहकर ही जो है अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे और जो है शिक्षा पाते थे। उन्हें जो है अंत्यवासिन जो है कहा जाता था। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो
कि शिक्षा के जो है किन्हीं 5 आपको उद्देश्य आपको बताना है। शिक्षा के कार्य पूछे या फिर उद्देश्य पूछे, भाई यही आपको लिख देना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का, ठीक है। तो इसके हम कार्यों की बात करें तो आपका व्यक्तित्व का विकास करता है, व्यक्ति का जो है विकास करता है, सामाजिक विकास भी करता है कि समाज में का भी जो है डेवलप करता है, साथ में ज्ञान का भी विकास करता है आपके शरीर में, ठीक है। और व्यवसायिक उन्नति का जो है उद्देश्य भी है, और साथ में चरित्र का भी आपके निर्माण करता है, नैतिक विकास भी करता है। तो ये सब जो है शिक्षा के उद्देश्य कह लो या फिर इसके जो है कार्य कह लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा का जो है व्यक्तित्व जो है विकास का उद्देश्य क्या भैया। तो व्यक्तित्व विकास होता क्या, थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में। तो शिक्षा जो है ये व्यक्तिगत जो है प्रयत्न है, प्रयास है, ठीक है। अतः जो है शिक्षा का उद्देश्य जो होता है व्यक्तित्व का जो है विकास करना है, और व्यक्तित्व विकास से जो है व्यक्ति का और समाज दोनों का विकास होता है। और इस उद्देश्य के जो है समर्थकों का जो है तर्क है कि मनोविज्ञान ने जो है सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि होती है, ठीक है, जो उसका कह सकते हो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसका, उसकी प्रवृत्ति, ठीक है, और उसकी जो क्षमता का जो है पूर्ण विकास करना ही चाहिए। और प्राचीन भारत में जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो है यूनानी शिक्षा प्रणाली में जो है व्यक्तित्व विकास को जो है महत्व दिया जाता था। और जो है आपके पोस्टालॉजी, फ्रोबेल और रूसो और जो है आपका पीटी नन और मंटेसरी शिक्षा जो है आपके शिक्षा शास्त्री सारे हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है व्यक्तित्व विकास के जो है उद्देश्य का जो है समर्थन किया है, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शिक्षा के जो है सामाजिक विकास के जो है उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, चलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है शिक्षा का, तो शिक्षा कह सकते हो मनुष्य जो एक सामाजिक प्रणाली है, और समाज के बिना जो है व्यक्ति की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। और व्यक्ति समाज से उत्पन्न होता है, और समाज में ही जो है उसका पालन पोषण होता है और उसका विकास होता है। और समाज में जो है वह भाषा, संस्कृत, कला, संस्कृत और सभ्यता, ये सब जो है चीज़ें सीखता है समाज में ही रहकर। समाज में जो है ये सब चीज़ें, सभ्यता जो है ज्ञान प्राप्त करता है। और समाज के अभाव में यह जो है या तो जानवर बन जाएगा या फिर जो है फरिश्ता बन जाएगा। तो समाज में व्यक्ति जो है पैदा होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्रणाली होता है, ठीक है। तो मनुष्य जो है समाज में रहकर या तो अच्छा व्यक्ति बनेगा या फिर जो है फरिश्ता बनेगा या फिर जो है जानवर बनेगा। कहने का मतलब जो है अच्छा व्यक्ति बनेगा फिर बुरा व्यक्ति बनेगा, उसकी कैसी संगति है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। उसका वातावरण कैसा है, उसके घर वाले कैसे, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है बालक जो है कैसा बनेगा आगे जीवन में चल के। तो ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें कह रहा है यहाँ से कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य कह सकते हो व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति होता है ये समाज से ही उत्पन्न होता है, और समाज में इसका पालन पोषण, कहना मतलब इसका जीवन उसी में ये पैदा होता है, उसी में बड़ा होता धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। वह जो है बोलना सीखता है, ठीक है, कला, संस्कृत, उसमें कुछ गुण आते हैं, वो सभ्यता का पालन करता है। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, और इसके जो ये जो होता है प्रॉपर जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है जीवन की। तो इसमें व्यक्ति या तो अच्छा बन जाएगा, अब कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे उसको जो है कह सकते हो उसका वातावरण है, उसके पास पड़ोस का, ठीक है, कैसे लोगों के साथ उसकी संगति है, कैसे उसके घर का माहौल है, तो सब कुछ इस पर जो है डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको लिख दीजिएगा, यदि इसके जो है सामाजिक उद्देश्य जो है राज्य को जो है श्रेष्ठ कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ मानता है। सामाजिक उद्देश्य जो है ये राष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए जो है शिक्षा का जो उद्देश्य होता है सामाजिक विकास होना चाहिए, और जो नागरिक को राज्य के जो है रक्षार्थ बलिदान हेतु तैयार कर सके। समाज विकास के जो है उद्देश्य जो है दो होते हैं, एक होते हैं अग्र रूप, एक होता है उदार रूप, ठीक है। तो उग्र रूप में जो है व्यक्ति के हित को न देखते हुए राज्य के हित में जो बल दिया जाता है उसको जो है उग्र रूप कहा जाता है, ठीक है। और सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप होता है कि प्रजातांत्रिक समाज में जो है देखने को मिलता है। और शिक्षा जो है सामाजिक सेवा के लिए जो है होती है, और इनमें जो है व्यक्ति का अपना जो है स्वतंत्र जो है अस्तित्व भी होता है, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि लोकतांत्रिक जो है ये मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होती है डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्रात्मक आपका व्यवस्था में जो है लोकतंत्र के जो आदर्श स्थापित किए जाते हैं वे जो है लोकतांत्रिक मूल्य कहलाते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। ये जो मूल्य होते हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सब मूल्य होते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखो शिक्षा के जो है लोकतांत्रिक उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके शैक्षिक दृष्टि से जो है लोकतंत्र का तात्पर्य
उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोग का जो है सर्जन करने तथा पढ़ने लिखने का जो है अवसर प्रदान होता है। तो लोकतांत्रिक उद्देश्य का मतलब ये होता है कि लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी का मतलब कि उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति जो है अपना कह सकते हो सभी लोगों का जो है ज्ञान अर्जन करना, पढ़ने लिखने का अवसर जो प्राप्ति होता है सभी को, ठीक है, समान रूप से। तो यही आपका लोकतांत्रिक कहलाता है, ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और ना कि कुछ जो है लोगों का विशेष अधिकार है। शिक्षा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है सभी को, ठीक है, सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। ये धर्म कह सकते हो जो लोकतांत्रिक जो देशों में संभव है। और जो है और भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से जो है लोकतांत्रिक है। भारत का जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है और जिसमें जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं जो है बंधुत्व जो है इसके मुख्य अंग हैं। और देश की जो है शिक्षा संविधान के जो है इन्हीं लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जो है आधारित होनी चाहिए। और संविधान अपने लक्ष्य की जो है पूर्ति तभी कर सकता है, तभी कर सकता है जब न केवल बालकों को जो है प्रौढ़ों के लिए भी जो शिक्षा की जो है व्यवस्था की जाए। कहने का मतलब जो है देश सभी संविधान के लक्ष्य की तभी पूर्ति हो सकती है जब बालक के साथ साथ जो है व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, व्यक्ति को भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। प्रौढ़ों के लिए भी जो है शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है, बूढ़ों के लिए भी की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा की जो है किन्हीं 5 कार्यों को उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। तो शिक्षा के कार्यों के एग्जाम, ये क्वेश्चन पिछले साल भी एग्जाम में फंसा था। तो जो है शिक्षा जो है सामाजिक नीति को जो है सुरक्षित रखने का क्या है, एक साधन है, ठीक है। और जिसके जो है बल एवं जो है आधार पर जो है प्रत्येक पीढ़ी अपना जो है सुधार एवं जो है संवर्धन करती रहती है, अतः जो है अंत में जो है उन्नत के पथ पर जो है अग्रसर होती है। तो यही आपके जो है इसके कह सकते हो इसके बहुत सारे कार्य भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा जो है विकास का कार्य करती है, सामाजिक कार्य भी करती है, सांस्कृतिक कार्य भी, सर्जन और चरित्र और एवं जो है व्यक्तित्व आपके जो है निर्माण भी करती है। तो शिक्षा क्या होती है, पहली बात तो आपके व्यवहार में संशोधन करती है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो इन सभी में संशोधन करती है। आपके जो है अनुभव कैसे हैं, तो इन सब के बारे में जो है सुधार करके आपको देश में कुछ आगे करने के लिए जो है प्रेरित करती है। जैसा कि आपका जो है विकास करती है, साथ में सामाजिक विकास भी होता है शिक्षा के द्वारा, सांस्कृतिक भी होता है, सृजनात्मक भी होता है, आपके चरित्र का भी निर्माण होता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा। तो शिक्षा के द्वारा ही जो है व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है और जो है व्यक्तित्व के निर्माण में भी इसका कह सकते हो बहुत ही योगदान रहता है, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा। अगला देखो, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के 3 प्रकार के, तो तीनों शिक्षा के बारे में एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, बिल्कुल कोई ना कोई 2 क्वेश्चन दे देगा इसमें, क्या औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दे देगा। इसमें फिलहाल के लिए औपचारिक शिक्षा यहाँ से और अनौपचारिक शिक्षा दी हुई है। आगे मैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में आपको बताऊंगा, आगे वीडियो भी आपको मिलेगा थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन ये हम सबसे पहले शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो इसकी हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा जो है आपके औपचारिकताओं से जो है पूर्ण होती है और इसे जो है कह सकते हैं इसे पूर्ण नियोजित यानी प्री प्लान्ड शिक्षा भी इसको कहते हैं। और इस शिक्षा में जो है शिक्षा के जो है सभी अंग जो है प्रत्यंग पहले से ही जो है निर्धारित होते हैं, जैसे कि पढ़ने वाला जो है पढ़ाने वाला शिक्षक, ठीक है, इसमें जो है सभी अंग निर्धारित है, जैसे कि पढ़ाने वाला टीचर आपका हो गया, पढ़ने वाला आपका स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो और इसमें विषय वस्तु भी निर्धारित रहता है, पाठ्यक्रम कौन सा आपका पढ़ना है, और पढ़ने का स्थान जैसे कि विद्यालय आपका बना है इसमें पढ़ने जाओगे, और समय जैसे कि टाइम टेबल होता है, ठीक है, तो कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलती है। तो ये सब चीज़ें जो है पहले से इसमें जो है निर्धारित रहते हैं औपचारिक शिक्षा में, ठीक है, ये सबका निर्धारण पहले से ही होता है। और इसमें जो है विषय में जो है इतना ही जो है कहा जा सकता है कि यह जो है रूढ़ है जो क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और जो है नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से जो है की जाती है। और यह जो विद्यालय अध्ययन के साथ साथ जो है ये कह सकते हो ये इसी के साथ जो है समाप्त भी हो जाती है, ठीक है। इतना आपको पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है कि इसको विद्यालय भी शिक्षा कहा जाता है औपचारिक शिक्षा को। फिर हम नौपचारिक शिक्षा देखेंगे। तो नौपचारिक की हम बात करें तो नौपचारिक शिक्षा जो होती है ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के जो है बीच की इकाई होती है। तो नौपचारिक शिक्षा क्या होती है भैया, तो ये आपके औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसके बीच के एक मध्य का इसका बिंदु है जिसको हम नौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये जो है शिक्षा के मध्य की स्थित है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो है औपचारिक और जो है अनौपचारिक शिक्षाओं का जो है एक जो है सम्मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये जो है पारिभाषिक रूप से हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा से अभिप्राय होता है उस शिक्षा से जो है जो हर परिस्थिति में, हर स्थान पर और हर समय और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो है मनुष्य को कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए जो है तैयारी कराती है। तो यही आपके नौपचारिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। इतना आपको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। इतनी आपको डिफिनेशन आपको यहाँ से तैयार करना है। चलेगा। अगला देखो
कि शिक्षा के जो है औपचारिक और जो है अनौपचारिक साधन का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ था सभी विश्वविद्यालय में, हो सकता है इस बार भी आई है। तो इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, अंतर में अभी आगे आपको दिखाऊंगा, चलेगा। पहले हम इसको देखेंगे। शिक्षा में जो है सर्वाधिक जो है औपचारिक या जो है नियमित जो है साधन जो है कह सकते हो उसे कहते हैं, जो इसमें जो नियमित साधन होते हैं शिक्षा में, जो सर्वाधिक और जो औपचारिक या फिर जो है नियमित साधन उसे कहते हैं जो कुछ निश्चित समय के अनुसार जो है क्रियाशील होती है और उसका एक जो है अपना आयोजन होता है। और ऐसे जो है साधन सामाजिक प्रक्रिया का एक जो है अनुशासित जो है आपका निर्दिष्ट एवं जो है निश्चित निर्देशन का जो है करना अपना जो है लक्ष्य रखते हैं। और उदाहरण के लिए हम बात करें तो आपका जैसा कि व्यायामशाला, पुस्तकालय और विद्यालय, चर्च आदि जो है औपचारिक जो है साधन होते हैं। तो इस तरह से आपको लिख जाइएगा। यदि हम अनौपचारिक साधन की बात करें तो शिक्षा के जो अनौपचारिक साधन की हम बात करें तो इसमें जो है अनिश्चित रूप होते हैं इसके, ठीक है, उसमें निश्चित रहते हैं, ठीक है, इसमें अनिश्चित होते हैं। और इसमें जो है ना तो कोई जो है औपचारिकता होती है और ना कोई इसमें जो है नियम होते हैं, ना तो कोई व्यवस्था होती है। वास्तव में एक ऐसी संस्था होती है समाज और जो है व्यक्ति की, जो कुछ जैविक और जो है रक्त संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के विचारों से जो है बनती है और कार्य करती है। और शिक्षा के औपचारिक साधन जैसे कि परिवार, वर्ग, जात, समुदाय, ये जो है ये सारे जो है औपचारिक आपके जो है अनौपचारिक साधन आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके औपचारिक आपके साधन क्या होते हैं? व्यायाम, पुस्तकालय, विद्यालय, चर्च, ये सब औपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक की हम बात करें तो सबके जो है परिवार, वर्ग, जात और जो है समुदाय होते हैं। इतनी आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखो, शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपके जो है एडम्स ने लिखा है, ठीक है, शिक्षा जो है इसके दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से दो ध्रुव? इसलिए होते हैं कि एक शिक्षा क्या होती है भैया, शिक्षा में दो ध्रुव इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो आपका टीचर होता है जो शिक्षा आपको पढ़ाता है, एक होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला। एक तो पढ़ाने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाला होता है। तो कहने का मतलब होता है कि इसके दो ध्रुव होते हैं, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। तो इसीलिए जो है एडम्स ने लिखा है कि एक जो है एक और जो है विद्यार्थी होता है, दूसरी और जो है शिक्षक होता है। तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया अकेले नहीं होती है, ये जो शिक्षा होती है द्विध्रुव ही है, क्योंकि ये अकेले तो हो नहीं सकता है। जब तक जो है विद्यार्थी नहीं होगा तब तक जो है टीचर पढ़ाएगा किसको? यदि जो है विद्यार्थी होगा तो विद्यार्थी को पढ़ाएगा कौन? तो ये सब दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया शिक्षा को, ठीक है। अपितु जो है दोनों के संपर्क में होती है। जो शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो होती है ये दोनों के संपर्क में होती है। विद्यार्थी और शिक्षक जो इस प्रक्रिया के भाग होते हैं और इस विचार को जो है कुछ विद्वानों ने जो है सिखाने की प्रक्रिया भी कहा है। और डीबी ने जो है व्यक्ति और समाज दोनों के विचार में लिखा है कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति की जो है उन जो है तमाम शक्तियों के विकास का एक नाम है जो व्यक्ति को जो है अपने वातावरण पर जो है नियंत्रित करने के जो है लायक बना देती है। उनका जो है जीवन भली भांति जो है व्यतीत करने के योग्य हो जाता है। और इस प्रकार जो है शिक्षा जो है व्यक्ति और समाज के बीच जो है एक होने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको इतनी डिफिनेशन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। द्विध्रुवीय प्रक्रिया इसलिए भैया क्योंकि इसके दो ध्रुव होते ही, एक तो सिखाने वाला, एक तो सीखने वाला। अब आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं है। अब देखो सोशल चेंज क्या होता है, जिसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है भी आपका। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? तो सामाजिक जो ढांचा होता है, ठीक है, इसमें जो कोई परिवर्तन किया जाता है तो यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आप इतना समझ सकते हैं यदि हम इसकी डिफिनेशन की बात कर ले तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज संबंधी जो बदलाव होता है, समाज संबंधी जो बदलाव होता है और जो है भिन्नता, अर्थात जो है समाज में होने वाले परिवर्तन जो है समाज का प्रमुख जो है आधार मनुष्य की जो है अंतःक्रियाएं, ये जैसा कि अंतःक्रियाएं सदैव जो है परिवर्तित होती रहती हैं। और इसका कह सकते हो इसी कारण जो है हमारा समाज भी जो है परिवर्तित होता रहता है। तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ से जो है गेलिन ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन को जो है हम जीवन की जो है आपका स्वीकृत विधियों में जो है होने वाले परिवर्तन के रूप में जो है परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ से जो है जॉनसन ने लिखा इसकी परिभाषा, उन्होंने कहा है कि जो है जॉनसन महोदय ने लिखा है कि जो है सामाजिक परिवर्तन को जो है व्यक्तियों की जो है क्रिया और विचारों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति की जो है कह सकते हो जो इसकी क्रिया और जो है इनके विचारों में जो परिवर्तन होता है व्यक्तियों के, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये जो है आपके जॉनसन ने कहा है। और मैकेबर्न पेज ने जो लिखा है उन्होंने कहा है कि जो ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जो सोशल आपका चेंज होता है, ये जो है
ने जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है सामाजिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन होता है इस प्रकार परिभाषित किया। उन्होंने जो है सामाजिक संबंधों के जाल को जो है समाज का जो कह सकते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन कहा है। और उस परिवर्तन को जो है केवल सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जिसमें जो है अर्थात सामाजिक संबंधों से हो, यानी सामाजिक संबंधों यानी जो है समाज में जो कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, चाहे व्यक्ति के विचार हो फिर उसकी क्रियाओं में जो परिवर्तन किया जाता है यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। अगला देखो, लोकतांत्रिक शिक्षा के जो 5 उद्देश्य आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, तो इसके उद्देश्य की हम बात कर दें तो इसके उद्देश्य आपके प्रेम, आपका सहकारिता, आपका पारस्परिक संपर्क के आधार पर जो है गृह एवं जो है समाज की जो है योग्य जो है सदस्यता का जो है विकास करना, व्यवसायिक आपका कुशलता, नैतिकता का विकास करना और जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, चरित्र और जो है अनुशासित वृत्ति का जो है विकास करना, बुद्धि और जो है ज्ञान का जो है परिरक्षित करना, विकास करना। तो ये सारे इसके जो है, ठीक है, का अर्थ है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि संस्कृत किसे कहते हैं भैया? कल्चर। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का सेम, ठीक है। तो कल्चर क्या होता है? तो संस्कृत जो है ये जो है मानव मन की जो है सबसे महान अवधारणा है। संस्कृत जो होती है तो ये मानव जो है मन की जो है सबसे महान अवधारणा है। संस्कृत का मतलब उससे लगाया जाता है कि व्यक्ति का कल्चर क्या है, उसका रहन सहन क्या है, कैसा वो खाता है, कैसा वो पहनता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं यही उसका क्या धर्म है, वो किस में विश्वास रखता है, तो ये आपको उसकी कल्चर कहलाती है। ठीक है, तो जो है संस्कृत जो है मानव मन की सबसे महान अवधारणा है और संस्कृत जो है हमें विरासत में जो है प्राप्त होती है। संस्कृत जो होती है विरासत में इसलिए इसको कहा है क्योंकि जो है आप जिस धर्म में पैदा होगे, जिस जात में आप पैदा होगे, तो आपको विरासत में ही तो मिला है वो, तो यही विरासत में आपको प्राप्त होती है। और समानता जो है किसी देश के संस्कृत से जो है वहाँ का रहन सहन, उसका जो है वेशभूषा यानी उसके जो पहनावा होता, आचार विचार, खान पान, भाषा, उसकी साहित्य और जो है धर्म एवं विश्वास आदि को जो है समझा जाता है। तो ये जो संस्कृत होती है, संस्कृत से जो है किसी देश की जो है उसके रहन सहन उसका कैसा है, उस देश का, उसकी वेशभूषा कैसा है, उसकी लैंग्वेज क्या वहाँ की है, वो खाता पीता उस देश के लोग क्या है ज़्यादा, तो इससे उस देश का पता चल जाता है। और देखा जाए तो समाज में रहने वाले, समाज में जो है रहने के संपूर्ण जो स्वरूप को जो है इसी को जो है कह सकते हो संस्कृत कहा जाता है। ये जो समाज होता है जिसमें सभी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो है जो संस्कृत जो है मानव मन की सबसे महान अवधारणा है और संस्कृत हमें जो है विरासत में प्राप्त होती है। समानता किसी देश की संस्कृत जो है वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, खान पीन, भाषा, साहित्य, धर्म आदि विश्वास आदि जो होते हैं, ठीक है, इनको जो है समझा जाता है। और समाज में रहने वाले ये जो संपूर्ण जो है स्वरूप होते हैं, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, खान पीन, तो ये जो इसके कह सकते हो ये जो इसका स्वरूप होता है संपूर्ण व्यक्तियों का, ठीक है, तो यही आपका जो है संस्कृत कहलाता है, कल्चर कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का, ठीक है। और संस्कृत में जो है वे सब जो है बातें निहित होती हैं जो एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी में ये जो है ये इसका जो है क्रम चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है ये पीढ़ियाँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि संस्कृत की विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी विशेषताएं एग्जाम में फंसेगा। संस्कृत किसे कहते हैं इसकी विशेषता भी पूछ लेगा। तो विशेषताओं की हम बात करें, संस्कृत जो होती है सामाजिक जो है एक क्रिया की जो है मानव एक उपज होती है, इसकी पहली विशेषता हो गई। और जो है कह सकते हो संस्कृत जो है आपके जैविकीय और सामाजिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है समाज जो है स्वीकृत व्यवहार करती है। और संस्कृत जो है धीरे धीरे जो है संचित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ये स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जो है स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है, ट्रांसफर इसका होता रहता है। और जो है इसके हम विशेषताओं की बात करें तो संस्कृत जो है अपने लाक्षिक गुणों के जो कारण जो है मनुष्यों के लिए जो है अर्थपूर्ण भी है। और संस्कृत जो है एक विशेष समाज में जो है अपने विशेष काल में जो है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो है लिखी जाती है, यानी सीखी जाती है। संस्कृत जो है ये सीखी जाती है व्यक्तियों के द्वारा समाज में रहने वाले। और जो है संस्कृत जो है व्यक्ति की जो है कह सकते हो निर्माण में भी जो है एक मौलिक है। और जो है संस्कृत में जो है भौतिक और अभौतिक दोनों इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि मूल शिक्षा की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। तो मूल परक शिक्षा से तात्पर्य होता है उस शिक्षा से है जिसमें जो है हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है आध्यात्मिक मूल जो है समाहित होते हैं, यही हमारी जो है मूल शिक्षा कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। और इसमें जो है विभिन्न जो है विषयों को जो है मूल परक बनाकर उसके माध्यम से जो है विभिन्न मूल्यों को जो है छात्रों के जो है व्यक्तित्व में जो है समाहित करने पर जो है बल भी दिया जाता है। इसके कुछ हम और भी बात देखें, ठीक है, तो इसके कुछ अर्थ भी होते हैं जैसे कि जो है मूल्य की जो है शिक्षा तथा जो है मूल्य समाहित या जो है मूल परक शिक्षा भी होती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, यहाँ तक आपको लिखना है इसकी परिभाषा बस। अगला देखो
राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी देखो। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि राष्ट्र की एकता, यानी सभी लोग जो है मिलजुल कर जो है राष्ट्र की एकता में योगदान करें, देश को आगे अग्रसर बढ़ाने में योगदान दे। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि एकता का एक मूल है, राष्ट्रीय भावना जो है राष्ट्रीय एकता का एक मूल है। और राष्ट्रीय एकता जो होती है, इससे अभिप्राय होता है कि राष्ट्र के जो निवासी होते हैं, इसकी जो भावात्मक आंतरिक जो एकता होती है, राष्ट्र के लोगों और अपनी विशिष्ट जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय और जो है प्रांतीय के जो है संकीर्ण आपके स्वार्थों को भूल कर जो है संपूर्ण राष्ट्र की जो है एक सामान्य भाषा, सामान्य भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा जो है सामाजिक जीवन शैली को जो है अपना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है सूत्र में बंधे हुए लोग जो है पूरे देश या फिर जो राष्ट्र हित की जो है आकांक्षा करते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्रीय एकता जो होती है, क्योंकि सभी हर एक देश में देखा जाए तो चाहे थोड़े ही क्यों ना पाए जाते हैं, सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता ये होती है कि अपने धर्म को ना उसमें इन्वॉल्व करके राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय एकता में कैसे एक एकता बनाकर, ठीक है, उसकी जो है आंतरिक एकता, ठीक है, बनाकर और जो है राष्ट्र को कैसे एकजुट होकर राष्ट्र को लिए कार्य करे। तो ये जो होती है राष्ट्रीय एकता होती है। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में जो है शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सद्भावना एक ऐसी जो है योग्यता होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना होती है ये एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, जो आलोचनात्मक रूप से जो है सभी लोगों के जो है आचार विचार का जो है एक निरीक्षण करे और इसकी जो है अच्छाइयों को जो है एक दूसरे से जो है प्रशंसा करे, और जिसमें जो है उसकी राष्ट्रीयता जो है और साथ में उसकी संस्कृति पर भी जो है ध्यान रखा जाए। तो ये सब जो है राष्ट्रीय सद्भावना कहलाती है। इतना आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो कि मानव जो है संसाधन विकास में जो है शिक्षा का क्या योगदान है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मानव एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव क्या है कि महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह जो है अन्य प्राकृतिक संसाधनों का जो है उत्पादक, उपभोक्ता तथा जो है संरक्षक तीनों है। और जो है यानी कहने का मतलब जो मानव होता है ये प्राकृतिक को जो है पेड़ भी लगाता है, पेड़ को काटता भी है, उससे बचाता भी। तो ये सब तीनों में इन्वॉल्व है मानव। और मानव के उपयोग के चलते ही जो है कोई प्राकृतिक वस्तु जो है कह सकते हो संसाधन बनती है, और मानव संसाधन में जो है गुणात्मक परिवर्तन करती है और इससे जो है सहयोगी बनाती है कि जो है वह परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो है अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर सके। और जो है शिक्षा मानव को जो है आपका प्राध्यापक, अधिवक्ता, इंजीनियर और जो है कुशल प्रशासक, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इन सभी गुणों से जो है भरपूर करके जो है राष्ट्र में जो है अपने महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करती है। तो वर्तमान में जो है सरकारें जो है शिक्षा के द्वारा जो है आपका जनतंत्रीय सुधार का जो है प्रयत्न कर रही है। तो इतना आपको लिख दीजिएगा। अगला देखो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है सामान्य शिक्षा को जो है उदार शिक्षा भी जो है कहा जाता है। तो सामान्य शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो सामान्य शिक्षा जो है इसको उदार शिक्षा भी कहा जाता है। सामान्य शिक्षा, यहाँ से इसकी प्रिंटिंग मिस है। तो सामान्य शिक्षा क्या होती है, सामान्य शिक्षा को जो है उदार शिक्षा भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब कहे तो जब शिक्षा जो है किसी विशेष उद्देश्य से नहीं की जाती है, ठीक है, यानी जब शिक्षा जो है किसी विशेष उद्देश्य से जो है नहीं दी जाती है तो वह जो है सामान्य शिक्षा कहलाती है। तो सामान्य शिक्षा क्या होती है भैया, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब शिक्षा न दी जाए तो आपकी सामान्य शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और यदि हम एक विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो ये सामान्य शिक्षा होगी, विशिष्ट शिक्षा भी आपको इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, इसमें कम मिसमैच है, चलेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और जो हो आपकी जो एक विशिष्ट शिक्षा होती है जिसमें जो है एक विशिष्ट के कार्य के लिए जो है दी जाती है, एक विशेष कह सकते हो उद्देश्य के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी जो है विशिष्ट शिक्षा की कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखेंगे शिक्षा के जो है अभिकारक से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। चलेगा, शिक्षा एक जो है कह सकते हो प्रयोजन एवं जो है आपका सचेतन की एक प्रक्रिया होती है जिसका एक जो है निश्चित उद्देश्य होता है कि इसके अलावा जो है व्यक्ति, समाज और जो है कह सकते हो इसके बीच, समाज के बीच में जो है विद्यार्थी शिक्षक के बीच में और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये जो शिक्षा होती है जैसा कि बालक और टीचर के बीच में चलने वाली प्रक्रिया होती है, व्यक्ति और समाज के बीच में जो है एक चलने वाली प्रक्रिया होती है आजीवन। ठीक है, और ऐसा जो है ऐसी दशा में जो है शिक्षा का एक कह सकते हो एक साध्य है और जिसकी प्राप्ति का जो है माध्यम, साधन एक जो है अभिकारक कहलाता है। तो इतने ये जो कह सकते हो ये जो एक
ये जो है दशा जो होती है, ठीक है, ये जो शिक्षा होती है ये व्यक्ति और समाज के बीच में होती है, शिक्षा और विद्यार्थी के बीच में जो शिक्षा दी जाती है, तो ये जो होती है, ठीक है, इसका जो प्राप्ति होती है, ये जो माध्यम होता है, इसे ही हम जो है अभी कह सकते हो अभी करक कहते हैं, ठीक है। इसी जो है इसी माध्यम को जो है अभी करक हम कहते हैं। तो यही आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, बस इतनी ही आपको। अगला देखो क्वेश्चन चलेगा, यहाँ से परिभाषा और भी आपके लिखी हुई, इसको भी देख लीजिएगा। यानी साधन हुआ जो है शक्ति या फिर वस्तु जो कार्य की पूर्ति के लिए जो है कारण या फिर जो है माध्यम होता है, और अपनी जो है शक्ति को जो है प्रभावपूर्ण और एवं जो है सक्रिय रूप से जो है काम कर लेता है, काम में जो है लाता है, फिर इसको कराता है, और जो है ताकि जो है अथवा जो है लक्ष्य जो है प्राप्त सफलतापूर्वक हो जाए। तो ये जो शिक्षा होती है, जो साधन होते हैं, जो कार्य होते हैं, मान लो कोई आपको कार्य करना है, ठीक है, प्रभावपूर्ण ढंग से, तो जो कार्य के लिए जो आप उसको सक्रिय रूप से जो कार्य करते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो कार्य जो है सफलतापूर्वक जब हो जाता है, तो ये आपका जो है कह सकते हो आपका ये जो शिक्षा आपकी कहलाती है, ये आपका विकारक कहलाती है, साधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि पूर्ण जो है प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। तो जर्मनी के जो है विख्यात आपके शिक्षा शास्त्री आपके फ्रोबेल ने जो है ब्लैकेनवर्ग नाम से जो है गाँव में जो है सर्वप्रथम जो है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की जो स्थापना की थी, ठीक है। और इस विद्यालय में जो है कम से कम 4 वर्ष के जो है बच्चे को जो है प्रवेश दिया जाता था। और जो है 20वीं सदी में जो आरंभ है जो है इटली की जो है डॉक्टर आपके मेरिया मंटेसरी ने जो है स्कूल जो है स्कूलों की जो है शुरुआत की थी, और जिसमें जो है 2 से जो है 6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों को जो है विभिन्न उपकरणों की सहायता से जो है खेल खेल में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। और भारत देश में जो है सन आपके जो है कह सकते हो 1939 से लेकर 40 में जो है डॉक्टर मंडेसरी का जो है आगमन हुआ, और उस समय ही जो है ईसाई आपका मिशनरियों द्वारा जो है भारतीयों में जो है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का जो है सूत्रपात जो है हुआ था। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो कि जो है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये भी आपका। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि बालक में जो है अच्छी कह सकते हो आपके स्वस्थ आदत का विकास करना, व्यक्ति के अनुकूलन के लिए जो है बुनियादी योग्यता प्रदान करना, व्यक्ति का जो है वस्त्र धारण करना, नहाना धोना, शौच कार्य, ये सब जो है सफाई वगैरह सब इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। और जो है देखिएगा ये जो है वांछनीय सामाजिक जो है अभिवृत्तियों और जो है शिष्टाचार को जो है विकास करना, बालक को जो है अपनी अनुभूतियों और जो है संवेगों को जो है अभिव्यक्त करने, समझने, स्वीकार करने हेतु जो है मार्गदर्शन देकर जो है संवेगात्मक जो है परिपक्वता का जो है विकास भी करना, ये सब इसके जो है उद्देश्य होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो प्राथमिक शिक्षा की जो है अवधारणा क्या होती है, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। ये भी क्वेश्चन इससे पहले जो आपका था ये पूर्ण प्राथमिक शिक्षा था, अब ये जो है प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा पूछ रहा है, चलेगा। ये जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, ये व्यवस्था के स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षा जो है इसको कहा जाता है। और इसमें जो है बालक की जो आयु होती है ये आपका जो है 6 से लेकर 7 वर्ष होने पर जो है प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रारंभ होती है, और ये जो साधारण जो है 14 वर्ष की आयु जो है होने तक जो है चलती है। और प्राथमिक जो है शिक्षा स्तर पर जो है बालक किसी शिक्षा संस्था में जो है नियमित ढंग से जो है विद्या अध्ययन कर प्रारंभ कर देता है। और भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक जो है सभी बालक जो है बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो शिक्षा जो है सरकार ने इसका प्रावधान किया है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के संकल्प में। और सन आपके जो 1960 में जो है निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेने की जो है समय सीमा भी जो है निर्धारित की गई है। और 5 जो है दशक बीत जाने के बाद जो है इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में जो है हम जो है बहुत ही दूर हैं। इतने लिख दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा का जो है महत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा जो होती है सामाजिक न्याय और जो है लोकतंत्र की जो सफलता कह सकते हो इसके लिए जो है बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि देश की जो है प्रत्येक नागरिक को जो है कम से कम प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध होनी चाहिए। और लोकतंत्र और शिक्षा दोनों ही जो है कह सकते हो सिक्के के जो है एक पहलू हैं, और एक के अभाव से जो है दूसरे की सफलता संभव नहीं है। और लोकतंत्र का जो है आधार शिक्षा और जो है नागरिक दोनों होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है जो शिक्षा आपकी होती है, ठीक है, ये कह सकते हो एक हिसाब से ये लोकतंत्र और शिक्षा ये दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं सिक्के के। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए दोनों लोकतंत्र और शिक्षा दोनों बहुत ही जरूरी हैं। तो दोनों जब होंगे तभी जो है देश का विकास होगा, तभी जो है देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, इनका मानना था। प्राथमिक शिक्षा का यही उद्देश्य इसमें महत्व था, ठीक है। और देखो आगे जो कि लिखा हुआ है, हाँ, लोकतंत्र का जो है आधार शिक्षा और जो है शिक्षित नागरिक होते हैं जो चुनाव करते हैं, और जिन्हें चुना जाता है दोनों के लिए जो है शिक्षित होना अनिवार्य है।
कहने का मतलब इनका, जब आप शिक्षित होगे तभी आप अच्छा एक नेता चुनोगे, तभी वो जो नेता होगा देश की उन्नति में कार्य करेगा, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने में अग्रसर होगा। तो यही कहना था इनका। और साथ में शिक्षित नागरिक जो है अपने सभी कार्यों को जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इससे जो है राष्ट्रीय उत्पादन में जो है बढ़ोतरी भी होती है, और देश में जो है अमन जो है चैन भी रहता है, देश में जो है खुशी भी रहती है, अमन, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा के अभाव से जो है देश का जो है सामान्य नागरिक ना तो अपने अधिकारों का जो है लाभ ले पाता है और ना ही जो है अपने कर्तव्यों को जो है पूरा कर पाता है। अज्ञानता लोकतंत्र के लिए जो है खतरा है। अतः जो है प्रारंभिक शिक्षा का जो है जनतंत्र में जो है सर्वाधिक महत्व भी है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक शिक्षा के जो है उद्देश्य आपको बताना है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य, जैसा कि जो है इस शिक्षा में जो है मूल अधिकारों की जो है पर्याप्त जानकारी भी जो है प्राप्त करना, इसका पहला उद्देश्य हो गया। और बालक की जो है भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आपका भावात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को जो है पूरा करके व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और साथ में बालक में जो है देश प्रेम, अपने रीति रिवाज, संस्कृति के प्रति जो है प्रेम भाव, और जो है उसमें जो है नागरिक गुण उत्पन्न करना, जिससे वह जो है देश प्रेमी का जो है कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके, ये भी इसका उद्देश्य है। और साथ में बालक में जो है अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना, भाईचारे के अभाव का विकास करना, ये सब कुछ इसके उद्देश्य हैं। और श्रम के प्रति जो है आदर भाव उत्पन्न करना, ये भी है। और बालक को जो है वास्तविक क्रियाओं जो है अनुभव की जानकारी कराकर जो है भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं प्राथमिक शिक्षा के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मंटेसरी स्कूल क्या है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो मंटेसरी क्या है, ठीक है, तो जिस विद्यालय में जो है मंटेसरी जो है पद्धति से जो है शिक्षा दी जाती है, उसे जो है मंटेसरी स्कूल कहा जाता है। इतनी आपको परिभाषा चाहे लिख सकते हैं। इसके तो थोड़ा विस्तार में जाए तो संगठन की जो है दृष्टि से मंटेसरी जो विद्यालय का जो है अत्यधिक महत्व है। और यह जो विद्यालय जो है ये शिशुओं के जो है घर की भांति होता है, जिसमें जो है व्यक्ति जो बच्चा होता है इसको घर की भांति जो है समस्त सुविधाएं जो है प्रदान की जाती हैं। और इस बाल घर में जो है अनेक कमरे होते हैं और हरी भरी जो है फुलवारी होती है, और जिसमें जो है 3 वर्ष से जो है 7 वर्ष की जो है आयु में जो है बालक जो है स्वच्छतापूर्वक जो है भ्रमण करता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है मंटेसरी स्कूल में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसके हम थोड़ा और देखें तो आगे लिखा हुआ कि मंटेसरी जो विद्यालय में जो अध्यापक पथदर्शक के रूप में होता है, बच्चों की देखभाल भी करता के लिए जो है प्रायः जो है अध्यापिका जो टीचर होती हैं, ठीक है, अध्यापिकाएँ जो होती हैं ये रखी जाती है। मंटेसरी इन्हें जो है निर्देशिका कहना अधिक जो है उपयुक्त मानती हैं। और मंटेसरी विद्यालय में जो है अनुशासन की जो है समस्या का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो है बालक अपनी रुचि का एवं जो है योग्यता के अनुसार जो है खेलते हुए जो है कार्य करते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। डॉक्टर जो है मारिया मंटेसरी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, वही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो शिक्षा जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बालक जो है व्यवहारिक अनुभव जो है प्राप्त करता है। इनका कहना था मंटेसरी का कि शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा जो बालक जो है अपने जो व्यवहार जो है इनके अनुभव जो है प्राप्त करता है, और तथा जो है उसका समग्र एवं जो है सामयिक विकास भी संभव होता है उसी के द्वारा। और शिक्षा जो है बालक द्वारा जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो है नैतिक विकास का एक आवश्यक तत्व भी माना गया है। मंटेसरी का जो है मानना है कि शिक्षा एक जो है गतिशील प्रक्रिया है जो बालक को जो है जीवन के कार्य जो इनके कार्य होते हैं, इनके जो क्रियाकलाप होते हैं, इससे जो है परिचित कराती हैं और जो है विकास का जो है मानव जात के विकास में सामंजस्य स्थापित भी करती है। मंटेसरी ने जो है विचारधारा के अनुसार इसी को जो है सच्ची शिक्षा बताते हुए टोजियर ने लिखा, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास का जो है मानव जात के विकास में जो है सामंजस्य स्थापित ये जो है करती है। तो इनका यही कहना था मंटेसरी का। तो ये आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलेगा। मंटेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आपको लिखना है। तो उद्देश्य की बात कर लें इनके, तो शिशु के जो है शारीरिक एवं जो है इंद्रिया शक्तियों के जो है स्फुरण एवं जो है इसका विकास करना इनका उद्देश्य हो गया। और जो है शिशु का जो है सर्वांगीण विकास करना, ये भी इनके जो है शिक्षा प्रणाली में इनके उद्देश्य हैं, ठीक है। और परिस्थिति के जो है अनुरूप जो है ढालने की योग्यता उत्पन्न करना, ये सारे इनकी जो है उद्देश्य हैं मंटेसरी के शिक्षा पद्धति के। और शिक्षा में जो है व्यवहारिकता के जो है गुण उत्पन्न करना, ये भी है। और समस्याओं का जो है दृढ़ता से सामना करना, ये भी है, ठीक है। और यहाँ से जो है मंटेसरी ने लिखा भी है कि मानव जात जो है अपनी आवश्यकताओं का जो है जिसमें वह शांत एकता है, तभी जो है इन सभी का समाधान कर सकती है। जब उसका जो ध्यान कह सकते हो समस्त शक्तियाँ जैसे कि व्यक्ति की आपके असीम भावनाओं के जो है विकास में जो है लग जाए, तभी ये सब संभव है, उनका कहना है, उनका मानना है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, का दिया 42 नंबर की राष्ट्रीय का मूल्यांकन एवं जो है प्रत्ययन परिषद क्या होता है, जिसको हम नैक कहते हैं।
तो ये क्या है भैया, तो ये जो है एक संस्था होती है जो भारत में जो उच्च शिक्षा संस्थानों का जो है आकलन करती है, उसका जो है पार्थेयन का कह सकते हो, पार्थेयन का मतलब होता है उसकी मान्यता का जो है कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और विशेषकर ये जो है नए उच्च शिक्षा संस्थानों के जो है भौतिक सुविधाओं के साथ साथ जो है ये आपके शैक्षिक और जो है गैर शैक्षिक जो आपके पाठ सहगामी क्रियाकलापों का जो है ये मूल्यांकन करता है। ठीक है, उसमें बदलाव वगैरह जो होता है सब कुछ यही करता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। तो शिक्षा के हम संकुचित अर्थ की बात कर ले तो वह शिक्षा जो बालक के जो है जीवन काल में जो है एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है, तो वह जो है शिक्षा जो होती है संकुचित अर्थ में मानी जाती है। शिक्षा क्या होती है संकुचित अर्थ की हम बात कर लें तो वह शिक्षा जो बालक के जीवन काल से एक निश्चित समय से जो है प्रारंभ होकर एक निश्चित समय पर जो है समाप्त हो जाती है, तो वह आपकी शिक्षा जो है संकुचित कहलाती है। यही आपका जो है संकुचित अर्थ में शिक्षा कहलाती है। इतनी परिभाषा आपकी हो गई, कहने का मतलब। ठीक है, इतनी आपको तैयार कर लेना है। ये जो होता है, ठीक है, ये जो है ये विद्यालयों से प्राप्त होती है शिक्षा। यह जो है निर्धारित पाठ्यक्रम बालक द्वारा निर्धारित उसका जो है समय सीमा में जो है पढ़ा जाता है और शिक्षक द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। यह जो है शिक्षा जो पूर्ण योजना के अनुसार जो है चलती है और इस प्रकार के जो है समान रूप में जो है कहा जा सकता है कि जो है विशेष रूप से जो है पाठ कह सकते जो पुस्तकें पढ़ना ही जो है ये शिक्षा कहलाती है। विशेष रूप से जो पुस्तकें पढ़ी जाती है यही आपकी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। चलेगा, अब आपका व्यापक अर्थ में हम बात करें शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ भी हमने देखा। तो व्यापक अर्थ की हम बात करें शिक्षा के तो वास्तव में जो है यदि देखा जाए तो निष्पक्ष आपका भाव से शिक्षा के जो है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ भी जो है कहा जा सकता है। अर्थात जो है शिक्षा के हम व्यापक अर्थ की बात करें तो ये जो है शिक्षा जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह बालक के जो है जन्म से प्रारंभ होकर जो है मृत्यु के जो है पूर्व तक जो है चलती रहती है। और इसमें जो है शिक्षा का प्रारंभ जो है बालक जो है होता है इसके माँ के गोद से प्रारंभ इसका होता है। इसलिए माँ को जो है आदर्श अध्यापक या फिर जो है प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, बुनियादी जो है शिक्षिका जो है कहा जाता है। और सीखने सिखाने वाला जो है कोई नहीं होता है और सीखने वाला सिखाने वाला भी जो है होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो है सीखने सिखाने वाला कोई नहीं होता है और सीखने सिखाने वाला भी होता है और जो है सीखने वाला सिखाने वाला भी होता है। इसमें जो है कह सकते हो शिक्षक शिक्षार्थी का जो है दूर दूर से जो है कोई भी रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, तो इनका ये मानना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो व्यापक अर्थ में कहने का मतलब ये होता है कि जो प्रक्रिया होती है इन्होंने जो है अध्यापक को कोई भी शिक्षा का सिखाने वाला या फिर सीखने वाली प्रक्रिया नहीं माना। इन्होंने कहा है कि ये जो शिक्षा होती है ये व्यक्ति के जो है जन्म से प्रारंभ होती है उसकी मृत्यु तक जो है चलती है, मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाती है। तो यही आपका जो है ये व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का। ठीक है, इतनी आपको लिख दीजिएगा बस। अब देखो चलेगा, शिक्षा के जो औपचारिक और अनौपचारिक साधन में अंतर लिखिएगा। क्वेश्चन अभी मैंने आपको पहले बोला था कि लास्ट में आपको कराएंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें अंतर क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%। ठीक है, तो देखो, तो औपचारिक जो है साधन जो है कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल होते हैं। ये जो औपचारिक साधन होते हैं जो है ये एक आर्टिफिशियल होते हैं। अनौपचारिक की बात करें तो इसमें जो है आपका स्वाभाविक रूप से जो है शिक्षा ये देते हैं। ठीक है, औपचारिक जो है साधन प्रत्यक्ष रूप से जो है शिक्षा देते हैं। ये जो है व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है इसमें। और देखो इसमें जो है शिक्षा जो है एक निश्चित अवस्था में जो है अवधि में दी जाती है और इसमें जो है यह जीवन आजीवन चलती रहती है। ये जो है आजीवन चलती रहती है शिक्षा औपचारिक साधन में। इसमें जो है ये एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती है औपचारिक में। अनौपचारिक में जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। और देखो इसमें जो है आपके व्यवस्थित विद्यालय परिस्थितियों द्वारा जो है प्रदत्त अधिगम अनुभव द्वारा जो है बालक के विकास जो व्यक्तित्व का विकास इसमें किया जाता है। जबकि इसमें जो है जीवन के जो है वास्तविक परिस्थितियों द्वारा जो है प्रदत्त उद्गम अनुभव एवं जो है के द्वारा जो है व्यक्ति के जो है कह सकते हो इसका विकास किया जाता है परिस्थितियों का। ठीक है, फिर इसमें जो है शिक्षा आवश्यक होती है औपचारिक में और अनौपचारिक में जो है इसमें जो है जीवन के द्वारा जो है प्राप्त अनुभव से जो है व्यक्ति का विकास होता है। और यह शिक्षा जो है पूर्ण नियोजित होती है या जो है आकस्मिक होती है, अचानक होती है, या जो है सुनिश्चित होती है या जो है अव्यवस्थित होती है। और भी देखिएगा, चलेगा भाई इतने ही आपको देख लीजिएगा, छोड़ो अगला देखो।
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है, क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोला था, इसके बीच में अंतर भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन फंसेगा 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में हम समझेंगे। तो औपचारिक शिक्षा जो है उसी शिक्षा को कहते हैं या फिर उस शिक्षा को कहा जाता है जो किसी संस्था के द्वारा एक विशेष विधि एवं जो व्यवस्था के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य को जो है सामने रखकर किसी विशेष काल एवं अवधि में दी जाती है। प्रायः विद्यालय ही ऐसे स्थल होते हैं जिसे जो है समाज कह सकते हो, समाज जो है जानबूझकर जो है स्थापित करता है कि वह जो है ज्ञान के जो है विकास में सहयोग दे और समाज में जो है बालक तथा जो है प्रौढ़ों को जो है भी जो है उन्नति के जो है मार्ग में ले जाए। और इस प्रकार जो है औपचारिक शिक्षा जो है नियमित आपका सुव्यवस्थित उपयुक्त जो है सामग्री और जो है व्यक्ति के द्वारा जो है विशेष अवस्था में जो है दशा और जो है स्थान के जो है एक जो है पूर्ण निश्चित पाठ्यक्रम तथा जो है समय सारणी का जो है अनुसरण करके जो है ये दी जाती है। ठीक है, और ये शिक्षा आपकी कौन सी होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है भैया, ये जो शिक्षा होती है आपकी स्कूली शिक्षा होती है, जिसमें जो है स्कूल होता है, जिसमें बालक सीखता है, टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसका एक पाठ्यक्रम होता है, उसमें का सिलेबस होता है, इतने समय से इतने क्लास होते हैं, उसका समय निर्धारित होता है। तो ये सब जो होती हैं औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है इसमें जो है कह सकते हो इसकी कोई भी योजना नहीं रहती। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है इसकी योजना होती है कि इसमें जो है आपको अध्यापक पढ़ाने वाला होगा ही, इसके लिए एक विद्यालय निश्चित है कि विद्यालय में आप जाओगे पढ़ने के लिए, उसमें अध्यापक पढ़ाएंगे, आप शिक्षा ग्रहण करोगे, आपके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ निर्धारित है कि ये आपको पढ़ना है, सब कुछ पाठ्यक्रम इतने घंटे से इतने घंटे तक आपकी क्लासें चलेगी। तो इसका समय भी निर्धारित है, कब स्कूल आपका ओपन होगा, कब आपका क्लोज होगा, तो इसका सब कुछ कह सकते हो इसकी पहले से ही जो है इसकी योजना है। ठीक है, सब कुछ इसकी कह सकते हो व्यवस्था की गई है। लेकिन जो अनौपचारिक जो आपका शिक्षा होती है इसकी कोई भी जो है कह सकते हो इसकी कोई भी योजना नहीं होती है, ना इसका कोई जो है नियम होता है, ना तो इसका कोई विधान होता है, या जो है स्वाभाविक विकास के साथ चलती है। और यह जो शिक्षा होती है बिना प्रयास, आडंबर, व्यवस्था, समय, सभी दशा परिस्थितियों द्वारा जो है सभी व्यक्तियों द्वारा जो है दी जा सकती है। इसका कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है। ये जो शिक्षा होती है इसका कोई भी अनौपचारिक जो शिक्षा होती है इसका कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है, ना तो स्कूल होता है और ना ही कोई अध्यापक होता है। कहने का मतलब व्यक्ति जो है जो अपने अनुभव सीखता है। मान लो व्यक्ति जो है, वैसे तो जो शिक्षा होती है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो व्यक्ति जब से पैदा होता है और मरने तक जो सीखता है लाइफ भर में, वही आपका जो होता है जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। स्कूल ना जाकर के ऐसे जो अनुभव से सीखता है यही आपका औपचारिक जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो फिर, अब इसके बीच में अंतर देख लो, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो औपचारिक जो शिक्षा होती है यह जो है परिमित जो है सीमित और जो है विद्यालय जीवन से जो है बंधी हुई है। औपचारिक शिक्षा क्या भैया, ये जो है किससे बंधी है, ये विद्यालय से बंधी है, क्योंकि विद्यालय से जो है ये संभव है औपचारिक शिक्षा, क्योंकि विद्यालय जो होता है उसमें जो है अध्यापक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, उसकी समय होती है। ठीक है, सब कुछ होता है, तो इसकी सब कह सकते हो उसकी पहले से व्यवस्था की जाती है। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई भी इसका कह सकते हो कामकाजी कोई भी इसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ इसके पास अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी स्थान निर्धारित नहीं है, कोई भी सिलेबस इसके पास नहीं है। ठीक है, अगले तो इसके हम अंतर की बात कर ले, तो अगला इसमें दिया कि प्रवेश और जो है हाँ निकास में जो है कुछ जो है बिंदु इसमें से जो है निहित होते हैं और इसमें जो है प्रतिबंधों से जो है मुक्त होते हैं। इसमें मान लो कुछ जैसे कि आपको प्रवेश और जो है आप प्रवेश करने के लिए आपको इतने साल की आपको उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आप इस क्लास में जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी कह सकते हो इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि ये जो शिक्षा होती है जन्म से प्रारंभ होती है। जैसे आप पैदा हुए तो जो व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है तो लाइफ तक चलती रहती है। तो ये सारे अंतर है। अगला देखो कि यह जो शिक्षा जो नियुक्त नौकरी तथा जो पद प्रतिष्ठा से जो है के लिए जो है अभिप्रेरणाओं से जो है ये अभिप्रेरित करता है या फिर होती है। और ये जो होती है ये नौकरी के लिए कह सकते हो, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, आगे पढ़ने के लिए होती है। जबकि ये जो शिक्षा होती है अनौपचारिक, ये व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत जो विकास होता है, आत्म सुधार और मानवीय जो है समान कह सकते जो संभावनाएं होती हैं इसके उन्मूलन के लिए जो है अभिप्रेरित करती हैं। अगला देखो
या जो है ज्ञान की जो उपलब्धि के लिए जो है आपके ने व्यक्तित्व लक्ष्यों की ओर जो है उन्मुख होती है, ठीक है। या जो है आवश्यकताओं जैसे कि वातावरण, सामाजिक उद्देश्य, पारस्परिक संबंधों, इसको जो है समझने के लिए आवश्यक होती है या प्रक्रिया होती है। तो ये सारे इसके कह सकते हो बीच में अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में। अगला देखो, पूर्व जो है निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण विधियाँ से बंधी होती हैं। जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है इसमें पाठ्यक्रम होता है, इसमें पाठ्य पुस्तकें होती हैं पढ़ने के लिए, आपके शिक्षक होते हैं, शिक्षक आपके टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, विद्यालय होता है जिसमें पढ़ने जाते हो। लेकिन ये जो होती है ये कह सकते हो इसका कोई भी जो है शिक्षा कार्यक्रम कोई भी अपनाती नहीं है, ठीक है। अब देखो, यह जो है शिक्षा जो है शिक्षक द्वारा जो है विद्यार्थी को दी जाती है। लेकिन ये जो शिक्षा, ये जो औपचारिक शिक्षा होती है जो है शिक्षक जो भी टीचर होता है इसके द्वारा दी जाती है। लेकिन ये जो शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा, ये पारस्परिक जो भागीदारी की जो प्रक्रिया होती है ये होती है। अब देखो अगला देखो, इसके अंदर यह जो शिक्षा जो है आदेश और जो है आज्ञाकारिता पर जो है बल देती है, और ये जो होती है खुले विचार, आत्म सुधार और जो है स्वावलंबन पर जो है बल देती है। तो सारे इसके बीच में अंतर थे, देख लीजिएगा। अगले दिन अंतर की बात करें तो यह शिक्षा जो है सम आपका सामयिक ढांचे के जो है अंदर ही जो है कार्य करती है। ये जो और अनौपचारिक की बात करें तो ये जो है सामाजिक परिवर्तन के साथ जो है चलती रहती है। ओ चलेगा, इतनी आपको अंतर लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता में जो कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है बाधाएं इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि जो है जातिवाद। राष्ट्रीय एकता में कुछ लोग कहते हैं कि हम ये जात के, तो राष्ट्रीय एकता की भावना उसमें कहाँ रह जाएगी। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब ये होता है कि सभी जो है धर्म के लोग, सभी जात के धर्म के जो लोग जो देश के हित के लिए जब एकजुट होकर देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये आपका जो है राष्ट्रीय एकता कहलाती है। इसके बाधाएं कौन कौन सी है जिसके कारण राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाती, इसके कारण कौन कौन से हैं। तो एक जातिवाद बहुत ही मेन फैक्टर होता है। तो जातिवाद क्या होता है, तो मान लो जो है यह जात जो है प्रेम की भावना ही है, ठीक है, और अन्य जातियों की जो है जिसे कटुता उत्पन्न करती है, मतलब जो है हम बड़े जात के हैं आप छोटी जात के हो, तो ये जो है बीच में जो विभेद होता है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में जो है कह सकते हो इसको जो है बाधा डालती है उसमें, ठीक है। और साथ में देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी जो इसका कह सकते हो ये अनुपयुक्त यानी प्रयुक्त न होकर के वातावरण में जो है तैयारी करती है। और यदि सांप्रदायिकता की भी इसमें बहुत ही मेन फैक्टर है, बाधा इसमें है राष्ट्रीय एकता में। तो सांप्रदायिकता क्या होती है, ठीक है, इसमें विद्वान ने लिखा है कि आज जो है एकता की जो है मुख्य जो समस्या होती है वो होती है मुस्लिम और जो है गैर मुस्लिम के बीच जो है उपयुक्त संबंधों की जो है स्थापना करना, ठीक है। कहेंगे रिलीजियन का सबसे बड़ा मेन रोल होता है राष्ट्रीय एकता में बाधा का, क्योंकि कहेंगे ठीक है कि हम दूसरे रिलीजन के हैं, तो ये जो है क्योंकि हमेशा एक दूसरे रिलीजन पर जो है हमेशा देखा जाए तो लोग जो है गलत ही कमेंट करते हैं, दूसरे को गलत ही दिखाते हैं, नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास रहा है हमेशा से, ठीक है, कि इनको मारो पीटो, इनको यहाँ से भगाओ, जबरियन जो है इनका धर्म परिवर्तन करा दो। तो ऐसी चीज़ें जो है पहले से ही चली आई हैं। तो ऐसा कार्य जो है चलता रहा है, जहाँ जिसकी रिलीजन की ज़्यादा आबादी है तो छोटे वाले को भी जो है अपने में कन्वर्ट करने का प्रयास हमेशा से जो है करता रहा है। तो इससे ये होता है आप उसको जबरन मारोगे, कन्वर्ट करोगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता कहीं ना कहीं जो है इससे भी जो है कह सकते हो बाधा इसमें पड़ती है, ठीक है। तो ये भी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और देखिएगा प्रांतीयता भी, ये भी इसमें मेन रोल निभाती है। तो ये जो होती है देश की एकता में जो प्रांतीयता एक बहुत बड़ी बाधा है। भाषा के आधार पर यानी राज्यों का गठन किया जाता है, फिर भी नए जो है राज्यों की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें जो है देश की जो है खतरे में जो है कह सकते हो देश को जो है पड़ सकता है, डाल सकता है, ठीक है, चलेगा। और भी देखो इसमें कुछ राजनीतिक दल भी होते हैं राष्ट्रीय एकता में बाधक के, जैसे कि जो है आज की राजनीति का जो है गठन जात, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर जो है किया जाता है। इन्हीं के सहारा लेकर जो है लोग जो है वोट मांगते हैं। कहने का मतलब आज जो राजनीति हो गई है वो जात के नाम पे होती है, धर्म के नाम पे होती है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे होते, तो ऐसी राजनीति हो गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा है देश को जो है राष्ट्रीय एकता में बाधा का, ठीक है। और देखो भाषा जो है संबंधी विरोध, जैसा कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं उर्दू। तो ऐसी जो है राष्ट्रीय भावना भी इससे कह सकते हो, ये भी एक कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है, कारण है। कुछ राजनीतिक भी कारण है, जैसा कि नदी के जल उपयोग संबंधी जो है अंतर जातीय विवाद है, ठीक है, कि अंतर राज्य भी, ये सारे विवाद चलते रहे हैं। कुछ आर्थिक भी इसके कारण, जैसे कि जो है गरीब एवं जो है अमीर होते हैं, ये भी इसके कारण, छोटे और बड़े किसान, तो ये सारे जो है, ठीक है, ये सारे कारण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उद्योगपति और श्रमिक काम करने वाले, तो ये सब इसके कारण ही हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये सब आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय आपके लिए यूनेस्को के कार्य आपको लिखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, यूनेस्को वाला एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। अगला देखो, इसी के कार्य देखो पहले। तो आपका जो है ये होता है एक, ये जो होता है सांस्कृतिक, चलेगा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं तभी हमको कुछ समझ में आएगा, नहीं भी समझ में नहीं आएगा, चलेगा। तो संयुक्त आपका राष्ट्र संघ की जो है अनेक, जो कह सकते हो जो परिषदें में जो है यूनेस्को जो है का जो इसमें देखा जाए हिसाब से बहुत सारा इनका योगदान रहा है, ठीक है। का एक जो है प्रमुख एक परिषद ये माना गया है, और जो विश्व में जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत का जो है विकास करके अंतर्राष्ट्रीय जो है सद्भावना विकास करने का जो है प्रयास करती है। अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में जो है यूनेस्को ने लिखा है कि क्योंकि युद्ध जो है मानव के मस्तिष्क से प्रारंभ होते हैं, इसलिए जो है शांति की जो है सुरक्षा के साधनों का निर्माण जो है मनुष्य के जो है मस्तिष्क में ही जो है किया जाना चाहिए। तो इनका मानना था, इतना आपको लिख दीजिएगा बस। अगला देखो, शिक्षा में जो मॉन्टेसरी के जो है गुण दोष का आपको वर्णन करना, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो इसके गुण हम देखेंगे, ठीक है, चलेगा। तो मॉन्टेसरी शिक्षा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी शिक्षा पद्धति में जो है मॉन्टेसरी ने जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा का जो है प्रतिपादन किया था। और यद्यपि विचार अपने जो है मौलिक नहीं है, यद्यपि प्राचीन विचारों को जो है नवीनतम रूप से जो है देने का जो है श्रेय जो है मॉन्टेसरी को ही है। और इसके हम गुण की बात कर ले, गुण दोषों की, तो गुण इसके जो है जैसे कि स्व शिक्षण पर जो है बल दिया उन्होंने, नैतिकता का विकास में रचनात्मक शक्ति का विकास, पद्धति की जो है वैज्ञानिकता, स्कूल को जो है घर के रूप में जो है मान्यता, पारिवारिक गुणों का विकास, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि, ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल, जो है पढ़ना सीखने से पूर्व जो है लिखने सीखने पर जो है बल। इसके हम दोष की बात करें तो जो है आर्थिक धन की जो है आवश्यकता, और जो है मानव संस्कृति की अपेक्षा, और स्वार्थ की भावना का विकास, सामाजिक भावना का जो है अभाव, ठीक है, और जो है आपका शिक्षोपकरणों का जो है झंझट, और समय का जो है आपका अपव्यय, और वास्तविक खेलों का अभाव, कल्पना शक्ति का विकास नहीं है, रोचनात्मकता में जो है कार्मिक ह्रास, अनुशासन का जो है भ्रम, आपका अमनोवैज्ञानिकता का जो, और भी सारे इसके दोष हैं, ठीक है। अब देखो, चलेगा, आपका किंडरगार्टन पद्धति क्या एग्जाम में फंसेगा, इस पर टिप्पणी आपको पूछ लेगा एग्जाम में। तो फ्रोबेल ने जो है गीत जो है फ्रोबेल जो थे, ठीक है, ये जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने जो है गीत गाना, जो है संकेत करना, रचना करना आदि जो है छोटे बच्चे की जो है स्वाभाविक क्रियाओं को देखकर जो है यह सोचा कि यह जो है इन जो क्रियाओं की सहायता से जो है बच्चों की जो है शिक्षा का जो आयोजन किया जाए तो बच्चों का जो है उचित विकास जो है हो सकता है। और यह जो है सोचकर फ्रोबेल ने जो है एक किंडरगार्टन पद्धति का जो है जन्म दिया। और ये जो पद्धति है इन्होंने ही दिया था, कैसे दिया था, ये जो है बच्चों को जो है देखा कि इन्होंने जो है बच्चे गाने गुनगुनाते हैं, कुछ संकेत करते हैं, कुछ रचना करना, तो इन सभी जो है छोटे बच्चों की जो स्वाभाविक क्रियाओं को देखकर जो इन्होंने सोचा कि इन क्रियाओं की सहायता से जो है बच्चों को शिक्षा का जो यदि आयोजन इसका किया जाए, इसका मैनेजमेंट किया जाए, जिससे बच्चे जो है इसके प्रति जो है उनको रुचि भी रहेगी और शिक्षा का विकास भी इनके प्रति होगा। तो ये जो पद्धति अपनाई तो आपके ये सब सोच कर जो है फ्रोबेल ने जो है एक किंडरगार्टन का जो है पद्धति का जन्म दिया, इसे ही जो है हम किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है बस। अब किंडरगार्टन की जो है गुण दोषों की हम बात कर ले तो इसके गुण की हम बात करें तो इसमें जो है छोटे बच्चों की शिक्षा, जो है पारिवारिक वातावरण की प्राप्ति, व्यवहारिक महत्व, व्यवहार का अध्ययन, आत्मक्रिया का जो है विकास, प्रवृत्तियों का विकास, नैतिकता का विकास, प्राकृत के जो है प्रति प्रेम, इंद्रियों की शिक्षा, सामाजिकता का विकास, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व, सारे जो है इसके जो है कह सकते हो गुण हैं। जिसके हम दोष की हम बात कर ले, ठीक है, तो इसके किंडरगार्टन के दोषों की हम बात करें तो इसमें जो है सिद्धांतों की जो है अव्यवहारिकता, उपहारों का प्रबंधन, विद्यालय केवल जो है क्रीड़ा स्थली और जो है खेलों को जो है कम रूप जो है मान लेना, शिक्षा को जो है महत्व कम करना और अंधविश्वासों को जो है बढ़ावा देना, अधिक कठिनाइयाँ, अधिक लचीली यानी खर्चीली पद्धति, ये सब चीज़ें जो इनके दोष हैं। आपको पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। डाल्टन पद्धति क्या क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो डाल्टन पद्धति की बात करें तो यह जो पद्धति जो है एक कार जैसे एक विधि है और उसी के जो है समान गुण दोष जो है इसमें भी जो है पाए जाते हैं। और अंतर केवल यह है कि जो है पूरे वर्ष में जो है या केवल जो है ठेका सा दिया जाता है। ये जो है ये पद्धति होती है ठेका सा जो है दिया जाता है, जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी सुविधाओं योग्यता के अनुसार जो है संपन्न करता है और पूरे वर्ष का जो है कार्य जो है समाप्त कर लेने पर जो है छात्र को जो है अगली कक्षा में जो है प्रवेश करने में जो है छूट रहती है। तो यही आपकी पद्धति कहलाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के जो है वर्तमान परिदृश्य पर जो है टिप्पणी आपको लिखना। क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा इसी प्रकार का, ठीक है, इसको लिख के रख लो। तो उच्च शिक्षा क्या भैया, तो प्राचीन से जो है शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है पहले से ही, और शिक्षा के बिना जो है राष्ट्र का और समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। और
जो है राष्ट्र एवं जो है समाज की आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने के लिए विभिन्न विषयों के जो है जो विशेषज्ञ होते हैं तैयार किए जाना बहुत ही जरूरी है। उच्च शिक्षा प्राप्त होते ही इसलिए जो है आधुनिक युग में जो उच्च शिक्षा की जो है अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करते हुए कुछ इसके बिंदु है, कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे कि जो है छात्रों में जो है व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु यानी जो है छात्रों को जो है व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की जो क्षमता उच्च शिक्षा में ही जो होती है, और समान जो है शिक्षा छात्रों को जो है समान ज्ञान देती है, जबकि उच्च शिक्षा जो होती है छात्रों को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है विषय पर जो है उच्च स्तरीय ज्ञान कराती है, जिससे जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का जो है नजरिया व्यापक हो जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो है लोग संकुचित और जो है संकीर्णता के जो क्षेत्र से निकलकर सहिष्णुता के क्षेत्र में जो है प्रवेश करते हैं। उसमें जो है समानता, सामाजिकता, सगुणता आपका और सांस्कृतिक और जो है आपका अंतर्राष्ट्रीयता का जो है ज्ञान इसमें जो उत्पन्न होता है। इसलिए जो उच्च शिक्षा व्यक्ति की जो प्रगति और जो है राष्ट्र व जो है समाज के विकास में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये इतनी आपको लिख दीजिएगा। कार्यकुशलता और जो है नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु भी होती है, क्योंकि कार्यकुशलता और जो है नेतृत्व क्षमता के अभाव से जो है व्यक्ति अधूरा रहता है और इसके जो है बिना व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जो आगे नहीं बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा ही जो एक ऐसी शिक्षा है जो छात्रों को जो स्वयं ही जो है रुझान, योग्यता एवं जो है क्षमता के अनुसार जो है किसी भी कार्य को जो है कुशलतापूर्वक अंजाम देने के योग्य बनाती है। उच्च शिक्षा लोग ही जो है जीवन के जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है नेतृत्व बड़ी जो है कुशलता से जो है करते हैं, और व्यक्ति जो है कि जो है भावी जीवन के लिए उच्च शिक्षा का जो अत्यंत कह सकते हो बहुत ही आवश्यक है, एक स्थान है मनुष्य के जीवन में। इतना देख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद आपका जो एनसीईआरटी होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ये राष्ट्रीय आपका अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय आपका शैक्षिक अनुसंधान और जो परिषद जो होता है ये कह सकते हो एक संगठन होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में जो है स्कूली शिक्षा और जो है शिक्षक प्रशिक्षण के जो है सुधार के लिए उसके जो गुण होते हैं शिक्षा के, ठीक, उसके गुणात्मक सुधार उसमें लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है एनसीईआरटी का। ठीक है, यह जो परिषद है ये शिक्षा मंत्रालय के जो है शैक्षिक सलाहकार के रूप में जो है कार्य करती है। वह जो स्कूल शिक्षा और जो है शिक्षक पर आपके प्रशिक्षण के जो है क्षेत्रों में नीतियां और जो है वृहद कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित करने के लिए सरकार के लिए जो है एक शैक्षिक सलाहकार का जो है कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये सब कह सकते हैं केंद्र होता है सभी शिक्षाओं के कि कैसा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसका एक बोर्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला देखो संस्कृत का अर्थ क्या होता है, कल्चर। जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि कल्चर जो होती है किसी व्यक्ति की वेशभूषा होती है, उसका रहन सहन होता है, तो ये सब जो है ये आपकी कल्चर कहलाती है। ये हम संस्कृत की परिभाषा में पढ़ेंगे तो बेहतर हमें जो है समझ में आएगा। तो संस्कृत जो है वह जो है मिश्रित कह सकते हो पूर्ण एक अवस्था होती है, जिसमें जो वह जो है समस्त ज्ञान, विश्वास और कला, नैतिक के सिद्धांत और विधि विधान, प्रथाएं और समस्त उसकी जो वेशभूषा सभी आदतों को जो है सीखता है। ठीक है, इसकी सदस्यता प्राप्त करता है समाज भी, तो यही आपका जो है संस्कृत कहलाता है। यहाँ से जो है मैकियावेली ने लिखा है, मैकियावास्की ने लिखा, उन्होंने कहा संस्कृत वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ औजार व शारीरिक और जो है मानसिक आदतें सम्मिलित रहती हैं, जिसमें मनुष्य जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न और जो है परोक्ष काम करते हैं। यही आपका जो है कल्चर कहलाती है। इसके बीच में संबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसके बीच में हम संबंध की बात करें, संस्कृत जो है सामग्री से जो है शिक्षा का जो है कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है, और यह सामग्री जो है शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण जो है उसके अस्तित्व का भी जो है कारण जो है प्रदान, इसका जो कारण भी जो है प्रदान करती है। और इस प्रकार शिक्षा भी जो है संस्कृत को जो है उत्परिवर्तित और जो है परिमार्जित कर जो है उसका अस्तित्व और जो है निरंतरता बनाए रखती है। और शिक्षा और जो है संस्कृत में जो है एक अटूट और गहरे संबंध की जो है पुष्ट में जो है कुछ निम्नलिखित तत्व भी, जैसा कि संस्कृत जो है निरंतरता में जो है ये सहायता भी करती है। संस्कृत की जो है निरंतरता में सहायता, जैसा कि जो है शिक्षा जात की जो है संस्कृत और जो है सांस्कृतिक परंपरा का जो है निरंतरता में जो है लेखनीय योग इसका जो है योगदान होता है, और उसका जो है अंत नहीं होने देती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो है एक आदिम जो है जातियों की जो है संस्कृत केवल इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि उसमें जो है शिक्षा का जो है अभाव था, और अपनी अपनी शिक्षा की जो है रक्षा के लिए जो है प्रगत देशों में जो है विद्यालयों की स्थापना करके उनमें जो है शिक्षा का उत्तम जो है व्यवस्था की जाती है। उन पर जो है संस्कृत की जो निरंतरता का जो है दायित्व सौंपा जाता है, और इस प्रकार शिक्षा की जो निरंतरता में जो है ये सहायक सिद्ध भी होती है। और भी जैसे कि संस्कृत में जो है हस्तांतरण के जो है में सहायक भी होती है, और संस्कृत जो होती है संस्कृत में जो है कि जो है परिवर्तन
एवं जो है परिवर्तन में जो भी ये सहायक होती है, तो इस तरह से आपको सहायता करती है। तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि राष्ट्रीय एकीकरण से मतलब होता है कि राष्ट्र के निवासी की जो भावात्मक एवं आंतरिक एकता, और जिसमें राष्ट्र के लोग अपनी विशिष्ट जाति, धर्म आदि संप्रदाय यानी सभी को जो है भूल कर राष्ट्रीय एकता की जो है सामान्य भाषा, समाज, उसकी राजनीतिक परिस्थितियों तथा जो है जीवन शैली आदि को जो है कह सकते हो ध्यान में रखकर अपना लेते हैं, और इस प्रकार सूत्र में बंधे जो है लोग पूरे देश का या फिर राष्ट्र हित का जो है आकांक्षा करते हैं, तो आपका जो है राष्ट्रीय एकता कहलाती है। इतना पढ़ लीजिएगा। और देखेंगे तो शिक्षा में जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जो है एकता से तात्पर्य होता है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में जो है राष्ट्रीय प्रेम की जो है भावना का जो है उसकी जागृत करना, उसका विकास करना, ठीक है। और इसके लिए जो है शिक्षा की आवश्यकता जो है योजना उसकी आवश्यकताओं के आधार पर जो है बनानी चाहिए, और जिससे जो है समाज में जो है वृहद रूप एक राष्ट्र का जो है कल्याण लोगों के जो सामने रहे, और जो है वे उसे जो है समझे। और राष्ट्रीय कह सकते हो योजना में जो है शिक्षा दर्शन शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और राष्ट्रीय भावना का अभाव शिक्षा की जो है राष्ट्र की जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में जो है मदद करती है। और शिक्षा ऐसी ही जो है दशा में व्यक्ति का जो है एक समस्त क्रियाओं का संचालन भी करने में एक कह सकते हो एक साधन भी होती है ये, और ऐसे ढंग से जो है संचालित करती है कि व्यक्ति जो है राष्ट्र का जो है हित ध्यान में रखता है, और राष्ट्र की जो है उन्नत, उसके जो है निर्माण आदि में जो है एक अपना सहयोग भी देती है। और शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता की जो है उन्नत के में जो है साधन का काम भी करती है, और जो है उसमें जो है कह सकते हो एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण भी करती है, जिसमें से जो है व्यक्ति अपने जो है व्यक्तित्व लाभों को जो है सामूहिक और जो है राष्ट्रीय लाभों के लिए जो है परित्याग भी कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा के जो है उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि देखा जाए तो कारकों की हम बात कर ले, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण जैसे कि दार्शनिक कारण हो गया, आपका सांस्कृतिक कारण, समाजशास्त्रीय कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, पर्यावरणीय कारण और नैतिक कारण और जो है धार्मिक कारण, इतने कारण होते हैं। इन सभी कारणों की आपको जो है हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलेगा, हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिखाएंगे, आपको लिख दीजिएगा, वैसे ज़्यादा कठिन है नहीं शब्द इसके सारे। चलेगा, अगला देखो शिक्षा के अपकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही आपको करा दिया था, अब यहाँ से ज़्यादा कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो कह सकते हो शिक्षा जो होती है ये औपचारिक रूप से जो है संपन्न होती है, क्योंकि ये जो शिक्षा होती है जन्म से स्टार्ट होती हो और जीवन चलते ही जब तक व्यक्ति का जो है मर नहीं जाता है, यानी मरने के बाद ही जो है शिक्षा जो है खत्म होती है। तो यही आपकी जो है ये जो कर्म होता है इसी को जो है हम कहते हैं अभिकरण कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। चलेगा, तो यहाँ से इसकी परिभाषा भी दी हुई है कि शिक्षा के जो है उद्देश्य की प्राप्ति में जो प्रयत्न अनेक छोटे छोटे उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है, इसे जो है शिक्षा के हम साधन कहते हैं। तो अभिकरण का मतलब साधन ही होता है। और भी परिभाषा ऐसे दी हुई कि जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, शक्तियों, साधनों का तथा जो है व्यवस्था केंद्र द्वारा उसकी ओर जो है शिक्षा दी जाती है, तो उसे जो है शिक्षा केंद्र या फिर जो है उपकरण या फिर साधन कहा जाता है। जिसके यानी जिन व्यक्तियों या संस्थानों, शक्तियों या साधनों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, तो उसे जो है उपकरण या फिर जो है कह सकते हैं उसको साधन कहते हैं। यहाँ से डॉक्टर भाटिया ने लिखा है, उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा का जो है कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का जो है विकास किया जाता है, और इन्हीं संस्थाओं को जो है शिक्षा का जो है साधन कहते हैं। तो शिक्षा का साधन मतलब विद्यालय हो गया, तो जो विद्यालय आपका निर्माण किया जाता है उसमें शिक्षा जो दी जाती है, इसे जो है शिक्षा का जो है साधन कहते हैं। इस तरह से आपको पढ़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं। चलेगा, तो ये शिक्षा के जो उपकरण की हम बात करें तो इसके जो 3 इसके उपकरण होते हैं। एक होता है आपका औपचारिक शिक्षा होती है, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, एक होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो 3 इसके उपकरण होते हैं, ठीक है। मैंने तीनों के बारे में आपको पहले ही आपको बता दिया था, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो ये शिक्षा होती क्या है। अब देखो मूल से आप क्या समझते हैं, वैल्यू से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो वैल्यू जो होता है मानव का जो है जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण जो होता है, ठीक है, वही आपका वैल्यू जो है वैल्यू कहलाता है, जो आपका ठीक है मूल्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो जब हम मूल्य की बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है मानव जो है पटल का एक चित्र बन जाता है कि यह एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम देखकर जो है कह सकते हो एक बतला दिया जाए कि यह जो है मूल्य होती है। स्पष्ट रूप से जो है कह सकते हो संबंध व्यक्ति की जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो है सहायता व्यक्ति जो अपने व्यवहारों को जो है नियंत्रित और जो है एक कह सकते हो निर्देशित करता है, और भिन्न भिन्न आपके मतलबियों ने जो है इसके विषय में जो है जीवन दर्शन के आधार पर जो इसको स्पष्ट भी किया है। कुछ ने कहा है कि नैतिक जो है मूल्यों को जो है धर्म माना है कुछ लोगों ने, ठीक है। और संस्कृत और मूल्य यानी अभिन्न है, और कोई भी संस्कृत अपने जो है मूल्यों से जो है पहचानी जाती है। तो ये सारे मूल्य यहाँ से परिभाषा से दी हुई है, ठीक है। चलेगा,
और भी परिभाषा दी हुई हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी ने लिखा है कि उन्होंने दर्शाया कि जो है मूल्य जो है समाज द्वारा निर्धारित उन जो है इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे जो है अनुबंधन, अधिगम और सामाजिक प्रक्रिया द्वारा जो है एक कह सकते हो अभियंत्रीकरण किया जाता है। और जो है जो आत्मनिष्ठ अधिगम मान और जो आकांक्षाओं का जो है रूप धारण कर लेते हैं, तो ये आपकी कहलाती है मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्य की आवश्यकता क्या है मूल्य शिक्षा की, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज देश में जो है चतुर्थी से आपका नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में जो है गिरावट आ रही है। इसका प्रत्यक्ष कह सकते हो प्रभाव शिक्षा पर ही पड़ रहा है और समाज की जो है आम धारणा बन गई है कि ईमानदार और मेहनत करने वाले जो है लोग जो है पीछे जा रहे हैं और इनको जो है मूर्ख माना जा रहा है। इसके परिणाम से हम देखा जाए तो धारणा से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक श्रम के प्रति एक अनास्था, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति जो उदासीनता, ठीक है, आदि जो है पैदा कर दिया गया है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूल शिक्षा के लिए बहुत ही कह सकते हो इसी की जो है आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है भाई, इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने पूरे आपको करा दिए, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं भाई, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड किया है, सोल्व मॉडल पेपर, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।